नमस्ते मित्रजनों। आज हम एक कोरियन थ्रिलर मूवी की बात करेंगे। मूवी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पर फिलहाल बिना किसी देर के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सोयन से, जो अपनी बीमार माँ से मिलने गांव जा रही होती है। उसकी माँ कैंसर पेशेंट है और उसके पिता नहीं है। रास्ते में उसे उसका फैमिली फ्रेंड सांग हो मिलता है, जिसका अपना एक स्ट्रॉबेरी फार्म है। वो उसे कार में लिफ्ट देता है। सोयन बताती है कि उसने अपना फोन ट्रेन में ही छोड़ दिया है, इसलिए वो उसका फोन थोड़ी देर के लिए यूज करना चाहती है। माँ के घर पहुंचते ही उसे स्टोर रूम से एक पुराना लैंडलाइन मिलता है। वो लैंडलाइन से अपने नंबर पर कॉल करती है और कोई लड़की उसका फोन रिसीव करती है और कहती है उसका फोन लेने के लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे और कितने ये वो बाद में बताएगी, और फोन काट देती है। सोयन लैपटॉप से अपने डिवाइस का पता लगा रही होती है, तभी उसके लैंडलाइन पे एक कॉल आता है। कॉल उठाने पे वो किसी लड़की की आवाज होती है और वो कहती है मेरी माँ पागल है, वो मुझे मार डालेगी। सोयन अपने पिता को बहुत याद करती है, पर उसकी माँ के साथ उसका बर्ताव बहुत कठोर होता है। लैंडलाइन पे फिर से एक कॉल आता है। वो भाग के फोन उठाने जाती है, इसी उम्मीद में कि शायद उसके खोए हुए फोन के लिए कॉल आया है, पर फिर से कॉल उसी लड़की का होता है। लड़की बार बार किसी सनही के लिए कॉल करती है और कहती है मेरी माँ मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और वो सोयन को सनही समझकर अपना एड्रेस भी बताती है। जब फोन पे लड़की को पता चलता है वो सनही नहीं, वो उसका फोन काट देती है। तभी सोयन को टेबल पे रखा एक लिफाफा मिलता है, जिसपे वही एड्रेस लिखा होता है जो फोन वाली लड़की बताती है। सोयन सो रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि सोयन के पैरों पे एक बहुत बड़ा जलने का निशान होता है। सोयन जब उठ के देखने जाती है कि किस चीज की आवाज थी, तो वो एक फैमिली फोटो का फ्रेम होता है। सोयन उसे दीवार पे वापस एक कील के सहारे लगाने जाती है। कील ठोकते हुए दीवार की दूसरी तरफ गिर जाती है, पर सोयन की जानकारी में दीवार की दूसरी तरफ कुछ नहीं था। पहले वो एक होल के सहारे दूसरी तरफ देखने की कोशिश करती है, उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो पूरी दीवार तोड़ती है। वो दूसरी तरफ देखती है, कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही होती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है तो एक अंधेरे बेसमेंट सी जगह पे उसे एक चेयर पे एक बहुत पुराना टेडी बियर और एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में एक डायरी मिलती है जो 20 साल पुरानी है, जिस पे लिखा होता है कि आग की बाढ़ भूतों को जलाकर भगा देगी और पीड़ित बाथरूम का गुप्त रूप से जला दिया जाएगा और माँ मुझे आग लगा देगी। और साथ ही उसे एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे वो अपने दोस्त सांगहो से जाके पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। सांगहो कहता है ये यांगसूक है। सोयन पूछती है कि क्या वो कोई जादूगर थी। सांगहो कहता है नहीं, पर उसकी माँ जादूगर थी। सोयन पूछती है क्या हमारा घर किसी जादूगर का हुआ करता था। सांगहो कहता है नहीं, और वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं पता। वो व्यस्त होने का दिखावा करता है और सोयन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। सोयन को रास्ते में आते हुए सानही स्टोर भी दिखता है। वो घर पहुंचती है, तभी फिर से कॉल आता है। कॉल फिर से किसी सानही के लिए ही होता है, पर अब की बार वो लड़की कहती है मेरी माँ मुझे जला के मार रही है। तभी दिखाते हैं कि सच में कोई औरत किसी लड़की को जला रही होती है। तभी वो लड़की भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही होती है और उस औरत से उसके साथ लड़ाई में औरत के हाथ से मशाल नीचे गिरती है और धुआं उसी दीवार से बाहर आता है जहां से सोयन ने रास्ता बनाया होता है। सोयन देखती है तो उसे सीढ़ियों पे थोड़ी बहुत आग दिखती है। अगले दिन फिर से उसी लड़की का फोन आता है। वो सोयन से पूछती है वो कल क्यों नहीं आई। सोयन एक बार फिर से उससे एड्रेस कंफर्म करती है। वो सीधा उसे यंगसूक करके बुलाती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी है जो 1999 में ली गई थी। और सोयन उसे एक सेंटेंस पढ़ के सुनाती है और पूछती है क्या तुमने अपनी डायरी में ये कल लिखा था। यंगसूक हैरान हो जाती है। सोयन कहती है शायद ये विश्वास करना आसान नहीं है, पर शायद हम एक ही घर में रहते हैं। यंगसूक उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाती, तो सोयन लैपटॉप से चेक करके कहती है कि आज रात एक प्लेन क्रैश होने वाला है। यंगसूक फोन काट देती है। रात में यंगसूक डिनर कर रही होती, तभी वो न्यूज़ देखती है जो सोयन ने उसे बताई होती है। वो कमरे में जाके सोयन को कॉल करती है। उसे यकीन हो जाता है कि सोयन सच कह रही है। वो कहती है मैं 28 साल की हूँ और 1972 में पैदा हुई हूँ। ध्यान दीजिए ये कॉल अतीत से भविष्य का चल रहा है, जिसमें 20 साल का फर्क है, और दोनों लड़कियां एक ही घर में हैं, पर एक अतीत में और एक भविष्य में है। यंगसूक बताती है वो 28 साल की है। उसकी माँ उसे कैद करके रखती है क्योंकि वो कहती है यंगसूक एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य लेके पैदा हुई है, और ये भी बताती है ये उसकी असली माँ नहीं है, उसकी माँ मर चुकी है। सोयन कहती है उसके भी पिता नहीं है। उसके घर पे एक बार आग लग गई थी क्योंकि उसकी माँ गैस ऑफ करना भूल गई थी, जिसकी वजह से सोयन के पैरों पे वो निशान थे और वो अपनी माँ से नफरत करती है। तभी यंगसूक को लगता है उसकी माँ आ रही है और वो फ़ोन काट देती है।
तभी 21 नवंबर 1999 को एक परिवार यंग सूक का घर खरीदने के लिए देखने आता है। यंग सूक की माँ उसे कमरे से बाहर बुलाती है। यंग सूक देखती है कि 20 साल पहले की छोटी सोयन उसके घर आई हुई है। वो सोयन को कॉल करके उसके पिता की आवाज़ सुनाती है। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, शायद मैं तुम्हारे पिता को दोबारा जिंदगी में ला पाऊँ। फिर वो दिन आता है जिस दिन सोयन के पिता की मौत हुई थी। यंग सूक की माँ घर से बाहर होती है और यंग सूक उसी दिन घर से भाग के सोयन के पुराने एड्रेस पे जाती है और जिस गैस के फटने से सोयन के पिता की मृत्यु हुई थी, यंग सूक टाइम पे पहुंच के वो गैस ऑफ कर देती है और उसके पिता को बचा लेती है। अब सोयन का अतीत बदलने से उसका वर्तमान भी बदल जाता है। वो लैंडलाइन पे कॉल का वेट करती है पर उसके पॉकेट में एक फ़ोन आ जाता है। जल्दी ही आसपास की सभी चीज़ें बदल जाती है और सोयन खुद को एक अलग कमरे में पाती है। वो बाहर आके देखती है तो उसकी माँ और पिता दोनों सही सलामत दिखते हैं। सोयन यंग सूक को कॉल करके उसका धन्यवाद करती है। वो यंग सूक का हाल पूछती है। यंग सूक के पीठ पर कई जख्म के निशान दिखते हैं। सोयन के पिता उसकी जिंदगी में वापस आने से सोयन अब यंग सूक से ज्यादा बात नहीं कर पाती। उसका ज्यादा ध्यान परिवार पे ही रहता है। तभी एक दिन सोयन को यंग सूक के लिए बेहद डरावना सपना आता है और सोयन की आंख खुल जाती है। सोयन को यंग सूक की चिंता होने लगती है। वो अपने एड्रेस डाल के पास की न्यूज़ सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि यंग सूक की माँ ने उसे आज के दिन काले जादू या झाड़ फूक के लिए मार दिया होता है। यंगसुक का कॉल आता है और सोयन उसे ये बताती है। यंगसुक अपने सोने की जगह पर तकिया रख के खुद छुप जाती है और उसकी सौतेली माँ उसे नहीं मार पाती। यंगसुक अपनी आंखों से ये देखती है और उसकी माँ से पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। वो कहती है क्योंकि उसके भविष्य में कई मौतें हैं। यंगसुक वही चाकू लेती है और अपनी सौतेली माँ को मार देती है। वो सोयन को कॉल करके कहती है वो ठीक है, उसकी माँ और उसके बीच गलतफहमियां थी और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। यंग सूक एक बिल्कुल नए अवतार में होती है और पास्ट में संग हो यंग सूक के घर पे स्ट्रॉबेरी लेके जाता है। वो उसे अंदर बुलाती है। संग हो स्ट्रॉबेरी रखने के लिए जब फ्रिज खोलता है तो प्लास्टिक बैग में रखी यंग सूक की माँ की लाश मिलती है। यंग सूक संग हो को देख लेती है और उसे भी मार डालती है। यहाँ संग हो स्ट्रॉबेरी लेके सोयन के घर इसी दिन आया होता है, पर जब सोयन नीचे आती है तो संग हो नहीं होता और माँ बाप से पूछती है। वो किसी संग हो को नहीं जानते। वो फ्रिज खोल के देखती है, वहाँ कोई स्ट्रॉबेरीज भी नहीं होती। सोयन पुलिस स्टेशन जाके पता लगाती है। एक पुलिस वाला उसे बताता है कि बहुत पहले मर चुका है, उसे किसी यंग सूक नाम की लड़की ने मारा था। सोयन जाके सन ही स्टोर वाली औरत से पूछती है तो वो भी यंग सूक के बारे में यही बताती है। सोयन यंग सूक को कॉल करती है और कहती है उसे सब पता है और फ्यूचर की न्यूज़ भी यही है कि एक सीरियल किलर यंग सूक को उम्र कैद हो गई है। यंग सूक उससे पूछती है कि पुलिस को सबूत कैसे मिला। सोयन नहीं बताती तो यंग सूक उसे बहुत गालियां देती है और कहती है मत भूलो मैंने तुम्हारे पिता की जान बचाई है। यंग सूक सोयन को बहुत कॉल करती है पर सोयन नहीं उठाती। तभी फिर से पास में सोयन और उसके पिता यंग सूक के घर के लिए बात करने जाते हैं। यंग सूक उन्हें अंदर बुला लेती है। यहाँ सोयन अपने पिता के साथ ड्राइव पे गई होती है और अचानक देखती है उसके पिता उसके आंखों के सामने से एक बार फिर से गायब हो जाते हैं और सोयन की जिंदगी एक बार फिर से उसके आंखों के सामने बदल जाती है। वो भाग के अपने घर आती है। वहाँ भी सब कुछ वीरान हो चुका होता है पर फ़ोन अभी भी बजता है। वो फ़ोन उठाती है। यंग सूक कहती है तुमने फ़ोन उठा लिया होता तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता। उसके पास 1 घंटे हैं और वो उसे बताए कि पुलिस को सबूत कैसे मिला, वरना छोटी सोयन भी उसके पास है और वो उसकी माँ को भी मार डालेगी। सोयन उसे कुछ देर के बाद कॉल करती है और कहती है जो नाइफ उसने फेंक दी होती है कबाड़ी वाले को मिलती है और वो एक पुलिस वाले को दे देता है जिससे पुलिस को पता चलता है। साथ ही एड्रेस भी बताती है। यंग सूक वहाँ टाइम पे पहुँच जाती है पर सोयन ने उसे गलत जानकारी दी होती है। असल में इस एड्रेस पे आज के दिन गैस एक्सप्लोजन होने वाला है, इसलिए वो यंग सूक को वहाँ भेजती है और 5 बजते ही वो धमाका हो जाता है। सोयन बैठी कुछ देर कॉल का वेट करती है पर जब फोन नहीं आता वो खुश हो जाती है और समझ जाती है यंग सूक मर गई। पर तभी कॉल आता है पर वो बच्ची की आवाज़ होती है। सोयन समझ जाती है कि वो बच्ची वही है पर तभी यंग सूक उससे फ़ोन लेती है। वो छोटी सोयन पे खौलता पानी डाल देती है और सोयन की माँ को घर पे बुलाने की धमकी देती है और यंग सूक ये भी बताती है कि बचपन में उसकी माँ ने नहीं बल्कि उसने गैस ऑन छोड़ा था जिसकी वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई थी। सोयन जाके पुलिस स्टेशन से उस सबूत वाली डायरी छुपा लेती है और पता लगाती है कि एक 76 साल के बूढ़े आदमी को वो चाकू मिली थी जिससे यंग सूक पकड़ी गई थी। यंग सूक बूढ़े को मार देती है और अपना चाकू ले लेती है और सोयन की माँ उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है।
सॉयन फ्यूचर से डायरी में एड्रेस चेंज करती है। इधर यंग सुक जैसे ही एविडेंस जलाती है, एक बार सॉयन के आसपास का सब कुछ बदलता है और वो खुद को यंग सुक के घर में पाती है, जो कि लाशों से भरा होता है। यंग सुक के घर पे उसकी माँ पुलिस के साथ सॉयन को ढूंढने जाती है। सॉयन एक बार फिर से बेसमेंट में जाती है और अब की बार उसे अलग चीजें दिखाई देती है। वो फोन के पास खड़ी होकर कॉल आने का इंतजार करती है, क्योंकि उसे फ्यूचर में यंग सुक के पकड़े जाने के रिपोर्ट में दिखता है कि एक कॉर्डलेस फोन का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही उसकी माँ का कॉल आता है, वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है और तभी यंग सुक फ्यूचर में सॉयन को मार के बेहोश कर देती है और पास्ट में पुलिस ऑफिसर को मार देती है। इधर सॉयन फ्यूचर और उसकी माँ पास्ट में यंग सुक से बच के एक कमरे में छुपे होते हैं, पर उसकी माँ छोटी सॉयन की आवाज सुनती है तो माँ बाहर निकलती है। उसकी माँ और यंग सुक की लड़ाई हो रही होती है और यहाँ यंग सुक कमरे में फ्यूचर सॉयन को मारने घुस जाती है, पर इधर उसकी माँ और यंग सुक दोनों छत से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉयन यहाँ बच जाती है। सॉयन को लगता है उसकी माँ मर चुकी है, पर उसकी माँ उसे मिल जाती है और कहानी का अंत होता है, ऐसा हमें लगता है। कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एविडेंस जलाने के बाद यंग सुक फ्यूचर में जिंदा थी, तो उस टाइम उसने अपने पास्ट यंग सुक को कॉल करके बता दिया होता है कि सॉयन की माँ पुलिस के साथ घर आ रही है, और वो ये भी बताती है कि चीज़ें अगर काम ना भी करे तो वो फ़ोन अपने पास ही रखे। और गिरने के बाद एक बार यंग सुक को फिर से होश आता है और वो सॉयन की माँ को बाद में मार डालती है और सॉयन खुद भी अब उसके कब्जे में होती है। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।